नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दिव्या। आज बात करेंगे, सीएम मनोहर लाल ने एक बैठक बुलाई है जिसमें सभी विधायक और मंत्रीगण उपस्थित है। इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, किन मुद्दों को लेकर के बैठक की गई है, आज इस पर हम चर्चा में जुड़ेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के भी जो है इस बैठक में चर्चा की गई है। वहीं बजट सत्र समेत कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा की गई है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विधायक और मंत्रियों की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री ने सुबह 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक ली है। बैठक में हरियाणा बीजेपी के सभी विधायक और मंत्री मौजूद रहे हैं। वहीं बैठक में हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी पहुंचे। बैठक में लोकसभा चुनाव, बजट सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करते हुए, साथ ही तमाम मंत्री और विधायकों के साथ उन्होंने बैठक ली है। कई अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चा की गई है। सीएम मनोहर लाल ने बुलाई बैठक किन मुद्दों को लेकर हुई है और क्या कुछ जो है अहम चर्चाएं इसके अंदर हुई है, इसको लेकर के ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आज बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता। बता रहे कि सीएम ने होम डिपार्टमेंट की एक रिव्यू बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक में क्या कुछ हुआ है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं भूपेंद्र गहलावत बीजेपी से और साथ ही अंश वत्स कांग्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंश वत्स जी और भूपेंद्र गहलावत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल भूपेंद्र गहलावत जी आपसे लेना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक किन मुद्दों को लेकर के आज हुई है? हेलो जी सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भूपेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं भूपेंद्र जी? भूपेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही। अंशवत्स, आपसे जानना चाहेंगे कि बैठक को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखेंगे आप कि अभी हाल फिलहाल में बजट का जो सत्र अभी अनाउंस होने वाला है, उससे पहले एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो सरकार होती है वो जो प्रदेश के जो मुद्दे होते हैं, जो प्रदेश की स्थिति होती है, उन पर चर्चा करने के हिसाब से उनके चर्चा करने के बाद वो बजट अनाउंस करती है। ये पर जो उनकी मीटिंग है, ये मीटिंग इनकी बजट को लेकर होने वाली है, बजट सत्र जो आना है। अभी हाल फिलहाल में हम देखेंगे कि केंद्र का भी बजट आया था। जी बिल्कुल। क्या जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसने देश की स्थिति को देखा, उसके अनुरूप उन्होंने क्या काम करा? क्योंकि अगर वो काम करने की बात करते, जैसे इनकी एक वो अभियान भी चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, अगर वो विकसित भारत की बात कर रहे तो स्वास्थ्य में शिक्षा का बजट क्यों घटाया गया? और वो भी ये नहीं कि 10 करोड़ के हिसाब से या 100 करोड़ के हिसाब से, 10,000 करोड़ का कम बजट किया गया है पिछले बजट से। शिक्षा में आप 10,000 करोड़ रुपए की कटौती कर रहे हैं, स्वास्थ्य में 10,000 करोड़ रुपए की बजट में आप कटौती कर रहे हैं। इससे आप कौन सा भारत विकसित करने की बात कर रहे हैं? हरियाणा में आज सबसे ज्यादा प्रबल मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। केंद्र का आंकड़ा है कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में सबसे ज्यादा है। तो क्या आज इस देश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता ये आस लगाकर बैठ रही है कि जो हरियाणा का जो बजट अनाउंस करेंगे उसमें युवाओं को क्या मिलने वाला है, रोजगार के आप कौन से अवसर देने वाले हैं, ये इस देश का युवा उस पर आस लगा के बैठने वाला है जी। ये आज हरियाणा प्रदेश की बात करूं या देश प्रदेश की बात करूं तो आज महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो महंगाई कम करने के लिए क्या सरकार प्रावधान लेकर आएगी? क्योंकि वो राजस्थान चुनाव में तो 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा की जनता यास लगा के बैठी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा का 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो महंगाई कम करने के लिए आप बजट में क्या प्रावधान ला रहे हैं? युवाओं के लिए क्या प्रावधान ला रहे हैं? इनके कभी वो भी चल रहा है ना, महिला, युवा, किसान, मजदूर।
किसानों के लिए एमएसपी की मांग कर रहे थे किसान, उनको एमएसपी की ऊपर कमेटी कब बनेगी? जी अंशवत्स जी, एक एक करके सवाल लेंगे। भूपेंद्र कहलावत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जो बैठक की है, उन बैठक में क्या कुछ जो है अहम मुद्दे जो रहे और किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है? साथ ही जो वत्स हैं वो आप पर आरोप भी लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि शिक्षा और स्वास्थ्य का जो बजट है केंद्र में, उसमें घटोतरी की गई है, उस पर क्या कहना है सर? आपको और सभी पैनलिस्ट साथियों को और जनता को नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार सर। मेरी आवाज रिपीट हो रही है? जी आपकी आवाज सही करवाते हैं, आप बोलिए सर, आपकी आवाज सही आ रही है। फिर मैं अपने मुद्दे पे गहलावत जी बोलिए। लिए जी कि कहाँ किस किस चीज की जरूरत है, उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारी मीटिंग बुलाई है। सर एक दोबारा से आपसे पूछना चाहेंगे कि बैठक के मुद्दों को लेकर हुई है, क्योंकि आपकी आवाज सर बीच में नहीं आ रही थी। एक बार हाँ जी अब आ रही है, आप बताइए। मैं ये कहूंगा कि जो आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है जी, वो जो 20 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है जी, उसमें क्या क्या जो एरिया हैं जिस चीज के विधायकों के, उन एरिया में क्या क्या दिक्कत है और किस तरह से उनसे चर्चा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई है। जी। और मेरे साथी ने पैनलिस्ट ने कहा जी कि बजट में जो केंद्र का है उसमें भी स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं रखा। जी देखिए इनके समय में 3.57 करोड़ रुपए का लाख करोड़ रुपए का बजट होता था, जो हमने 33.38 करोड़ का करने का काम हमने किया है। ये नहीं है, ये तो देखिए विपक्ष के लोग हैं, ये तो कुछ करते धरते नहीं थे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते थे और अपने परिवार को पालने का काम करते थे। आज हमारी सरकार तो सबकी सरकार है, पूरे देश के लोगों की 140 करोड़ लोगों की सरकार है, और ये परिवार की सरकार नहीं होती। और उनके समय में तो क्या होता था, सिर्फ परिवारवाद का काम होता था और रिश्तेदारों का काम होता था। हम सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विश्वास को साथ काम करने का काम कर रहे हैं। और जो बजट आएगा देखिए, हम चुनावी बजट तो कभी पेश नहीं करते, हमने ना केंद्र में किया, हमने महिलाओं के लिए भी उसमें विशेष बजट में हमने व्यवस्था रखी। और जो स्टार्टअप हम किया है, आज पूरी दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं। और लाखों लोगों को रोजगार देने का काम हुआ। आज नौजवान खुद रोजगार मांगने की बजाय दूसरों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हमारी जो पॉलिसी है, हम तो ये चाहते हैं कि देश का हर युवा, हर नौजवान, हर किसान, हर मजदूर, सब लोग खुशहाल हो, और उसके हिसाब से हम लोग बजट लेकर के आते हैं। हमारा ये नहीं होता कि कुछ लोगों का परिवार पालने के लिए बजट आता हो। और इन्होंने ये कहा हमारी कितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन्होंने हेल्थ की बात की। हमने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का इंश्योरेंस देने का काम किया। अरे इनकी सरकार में तो 1 रुपया का भी नहीं होता था। हम ये कहते हैं कि हमने ऐसे उस पे हेल्थ पे बजट नहीं बढ़ाया। इनका देखिए, इनको देखना चाहिए कि इनकी सरकारों में क्या होता था। हमारी सरकार तो बिल्कुल पारदर्शिता से काम करती है और सबको साथ लेकर, सब ना क्षेत्रवाद है ना भाई भतीजावाद है। अभी मैं कल परसों हमने जो नियुक्ति पत्र जारी किए हैं 10,333, आज सब तरह से लोगों में खुशी की लहर है कि बिना खर्ची पर्ची के, बिना भेदभाव के हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया। आज लोगों में बहुत उत्साह है। और नौजवान जो कभी भी नौकरी की आस नहीं कर सकते थे, क्योंकि ना तो उनके पास पैसे होते थे ना वो नौकरी लगते थे, आज हमने जो 60,000 और हमारा जो प्रोसेस में चल रहा है, आज नौजवानों में बहुत खुशी की लहर है। और उनको ये लगता है कि बहुत जल्दी उनको भी नियुक्ति पत्र जो मेरिट में होंगे उनको मिलने का काम होगा। हमारी सरकार तो देखो किसी तरह से कोई भेदभाव करती नहीं है। हमने देखिए राशन कार्ड की बात थी, पहले क्या होता था, इनके राज में तो राशन कार्ड बनते थे, इंस्पेक्टर जाता था, कांग्रेस पार्टी के लोग होते थे, सिफारिश करते थे, और वो 15-15 हजार रुपए लेके राशन कार्ड बनाने की बात होती थी, और इसी तरह से पेंशन बनाने की बात होती थी। हमारी सरकार ने देखो कितना अच्छा प्रबंध किया है, सिर्फ फैमिली आईडी बनवानी होती है, उसके बाद ना कोई फार्म भरना, ना कुछ नहीं करना, सीधे पेंशन जब 60 साल के हो गए और 3 साल से अगर कम उनकी इनकम है तो सीधा बैंक के खाते में पैसे आने का बात करते हैं। हमने देखिए किसानों के लिए ये बात करते रहते हैं, हमने किसान निधि योजना की लागू की, इनके समय में कोई किसान निधि योजना नहीं थी, और हमने हर फसल का 48 घंटे में पेमेंट करने का काम किया है। और जो पीछे भी खराबा हुआ था, 200 करोड़ से ऊपर
हमने रिलीज करने का काम किया। भूपेंद्र और जी, अभी भी आपके कई पास वापस आएंगे। पहले हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा में जो ये बीजेपी की बैठक हुई है, इसको लेकर के क्या कुछ आपको अपडेट मिल रही है? देखिए दिव्या, फरवरी से शुरू होने बजट इस बार जो है वो खेला करने की एक थोड़ी सी कोशिश की है। क्योंकि मौजूदा सरकार के तकरीबन जो कांग्रेस ने जो है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा कर दी है। मौजूदा बीजेपी पार्ट 2 की सरकार के खिलाफ ये दूसरा जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है सरकार के खिलाफ जो है विपक्ष की तरफ से लाया गया। इससे पहले साल 9 मार्च 2021 में भी जो है सरकार की तरफ से सरकार के खिलाफ जो है कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन वो गिर गया था। तो ऐसे में अब हरियाणा विधायक दल की बैठक अचानक से कहीं ना कहीं लगता है कि ये बैठक अचानक से बुलाई गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विधायकों को इस बैठक में जोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो तैयारियां हैं रैली को जो सत्र को लेकर, उसका मुकाबला करने के लिए ये एक बैठक बुलाई गई। वरना आमतौर पर हर मंगलवार को जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधायक दल की बैठक करते हैं या फिर एक बीजेपी कार्यालय में ये बैठकें होती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक जो विधायक दल के बहुत कम चांसेस होते हैं या एकदम से जरूरत पड़ जाए, शॉर्ट नोटिस हो, तो उसके चलते लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो एक तेज रणनीति बनाई है उसका मुकाबला करने के लिए जो विधायकों की कहीं ना कहीं ड्यूटी सौंपी जाएगी। क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ से जो लाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ लाया जा रहा है, उसमें उसका मोटिव ये नहीं है कि सरकार गिरे या ना गिरे। सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन विपक्ष को जो एक सभी विपक्ष के सदस्यों को बोलने का जो पूरा मौका मिलेगा और इस दौरान वो अपनी बात रखेंगे और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं हमला करेंगे और जनता के बीच में भी वो बातें पहुंचेंगे। अब उनका कितना असर उन पर होता है वो खैर चुनाव बताएंगे, लेकिन कांग्रेस इसी मकसद से जो है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है। और अब बीजेपी में भी थोड़ी सी हलचल उस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो विधायक दल की वो बैठक जारी है। देखते हैं किस तरीके से तैयारी करते हैं, क्या जिम्मेवारी लगती है। बैठक खत्म होने के बाद जो है सब कुछ सामने आएगा। जी अहम जानकारी हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने हमें दी। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायक दल बैठक की अध्यक्षता की है। साथ ही आगामी जो बजट आने वाला है हरियाणा में, साथ ही हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव भी होने हैं और केंद्र में लोकसभा चुनाव भी है। इन तमाम मुद्दों पर रणनीति तैयार करने के लिए जो है मुख्यमंत्री ने ये विधायक दल की बैठक बुलाई है। और अंशवास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि कांग्रेस जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, तो किन मुद्दों को आप जो है बजट सत्र के दौरान और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान आप उठाएंगे? देखिए, जैसे भाप के जो संवाददाता है उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से सरकार को जवाबदेही बनाने के लिए जी तो तमाम मुद्दे रहते हैं जिसमें सरकार अपने हर सत्र में जवाब देती नहीं है। जो विपक्ष के जो विधायक हैं, सांसद है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, उनको इतना कवरेज नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इन अविश्वास प्रस्ताव से ये एक माना जाता है कि जो विपक्ष के सांसद है उनको सरकार को लेने का मौका मिल जाता है, सरकार को जवाबदेही देने का जवाबदेही बनाने का मौका मिल जाता है। फिर चाहे वो बात हो कि किस प्रकार से युवाओं की बेरोजगारी की बात हो, किस प्रकार से आज नशे की बात हो, किस प्रकार से आज जो तमाम हर वर्ग के लोग हैं, किस प्रकार से आज धरने पर बैठे हुए किसानों की बात हो, किस प्रकार से किसान आज फिर से अपने आपको प्रसारित महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार से वो फिर से दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे जो मुद्दों से जो हरियाणा के लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर हम सरकार को जवाबदेही बनाने क्या अहम मुद्दे रहेंगे सर? जैसे मैंने अभी आपको बताया तो कि सारी मुद्दे अहम रहेंगे, चाहे वो बात हो किसानों की, चाहे वो बात हो बेरोजगारी की, चाहे वो बात हो महंगाई की, या फिर वो बात हो किस प्रकार का आशा वक्त हर एक जो वर्ग है किस प्रकार से अपना आपको प्रसारित महसूस कर रहा है। तो तमाम उन मुद्दों को लेकर हम सरकार को जवाबदेही बनाने का बात करेंगे। इनमें प्रबल मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का रहने वाला है, किसानों का मुद्दा प्रबल तौर पर रहने वाला है, किस प्रकार से अन्याय कर रही है भाजपा की सरकार तमाम हर वर्ग के साथ। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो गहलावत जी, बिल्कुल गहलावत जी, कांग्रेस जो है वो सीधा आरोप लगा रही है बेरोजगारी को लेकर के जो है वो मुद्दा है, साथ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा क्योंकि सरकार जो है और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो उनकी जवाबदेही बनती है, वो जो है विपक्ष को बोलने नहीं देते और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए
विपक्ष का कहना है कि उन्हें बोलने का मौका मिलेगा, सवाल पूछने का मौका मिलेगा, जवाब लेने का मौका मिलेगा। इस पर क्या कहना है? साथ ही हरियाणा में आरोप लगते रहते हैं कांग्रेस की तरफ से कि हरियाणा में जो बाहरी राज्यों के लोग हैं, बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है, इसके भी आरोप लगते हैं। साथ ही बेरोजगारी के भी जो है कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? कि ये अविश्वास प्रस्ताव में क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि बगैर पर्ची के नौकरी आप क्यों लगा रहे हो? क्या ये यूं कहेंगे कि किसानों की जबरदस्ती जमीन के अधिग्रहण के नोटिस क्यों नहीं दे रहे और फिर अपने आदमियों के नाम एग्रीमेंट क्यों नहीं करा रहे? क्या कहेंगे ये? इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जब से सीएम के जो कोटे थे हमने सब खत्म कर दिए। इनके राज में क्या होता था, अपने चैतों को सारे प्लॉट बांट देते थे, चाहे HSIDC के प्लॉट थे, और उनमें इनके ये जमानत पर भी हैं। इनके राज में किस तरह से खर्ची पर्ची देके नौकरी लगती थी। आपको याद होगा कि 13 लिस्टें माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी कैंसिल कर दी। जो 14वीं लिस्ट इंस्पेक्टर भर्ती की थी उसको भी संदिग्ध मानने का काम कर दिया। तो ये क्या अविश्वास के लिए हमारे क्या कहेंगे? ये इनके पास कहने को तो कुछ भी नहीं है। और हमने कल परसों ही 3,333 लोगों को बिना खर्ची पर्ची के नियुक्ति पत्र देने का काम किया है, और निकट भविष्य में बहुत जल्दी 60,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बगैर खर्ची पर्ची के मेरिट के आधार पर नियुक्तियां दी हैं। 3,000 से ज्यादा जो आप बात कर रहे हैं उसमें कितने युवा हरियाणा के हैं? क्या सभी हरियाणा के हैं या अधिकांश जो हरियाणा के युवा हैं? प्राथमिकता किसे दी गई है? देखिए, हरियाणा से बाहर का तो आदमी अप्लाई नहीं कर सकता। और देखिए, जो हरियाणा के आरोप लोग हैं, इनके राज्य में क्या होता था कि जो सरकारी नौकरियों में बाहरी युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। नहीं, देखिए मैं कहता हूँ ये तो इनके राज में होता था। किस तरह से अमेठी के रायबरेली के लोग आकर के यहाँ पर लगते थे, सब लोगों को पता है। हमारे राज में ऐसा नहीं होता। और मैं तो एक और भी बात कहता हूँ, हमारे यहाँ जातिवाद का भी कोई वो नहीं है। अभी 16 SDO भर्ती हुए थे जो 8 जनरल के थे। 8 के 8 मेरिट में अगर जाट आ गए तो 8 के 8 जाटों को नौकरी देने का काम हमने किया। हम कोई ना जातिवाद पे विश्वास करते हैं, ना क्षेत्रवाद पे करते हैं, ना भाई भतीजावाद पे करते हैं। हम पूरी पारदर्शिता से मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम करते हैं। ये इनके राज में होता था, सब लोग जानते हैं। ये क्या बोलते थे कि भाई अगर पेपर लीक कराना है तो रोहतक चले जाओ, नौकरी लगानी है तो रोहतक चले जाओ। इन्होंने सारी नौकरियों के ट्रांसफर के रेट फिक्स कर रखे थे। हमने मेरिट के आधार पर पारदर्शिता से सब किया। हम ट्रांसफर पॉलिसी लेकर के आए हैं, और जो भी आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है उसको हम गिरफ्तार करने का काम करते हैं। इनके राज में तो ये खुद ही भ्रष्टाचार करते थे, तो गिरफ्तार करने की बात तो होती नहीं थी, पकड़े जाने की बात तो नहीं होती थी। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से, पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। हम किसी भी अपने परिवार को पालने की बात नहीं करते। इनके राज में क्या होता था, सारी पोस्टों पे इनके रिश्तेदारी लगते थे, भाई भतीजावाद होता था। हमारे यहाँ देखिए, आखिरी लाइन में भी जो व्यक्ति बैठा है वो किसी भी पोस्ट पर जा सकता है। और हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की बिल्कुल नीति है, जो आखिरी लाइन में गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है उस तरफ तो मैं सर्विस। जी, कांग्रेस के वक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, बात कर रहा है ना, बहुत ज्यादा इन्होंने बात करा है कि भैया किस प्रकार से नौकरी। आज मैं आपको असलियत बताता हूँ। असलियत ये है कि भाजपा के राज में 30 से ज्यादा पेपर लीकेज के मामले सामने आए। तो चाहे वो बात हो पटवारी के पेपर की, वो बात हो क्लर्क के पेपर की, जज के पेपर की, कोई भी पेपर हो, हर प्रकार के पेपर में 30 से ज्यादा पेपर लीक सामने आए। एक तो देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैं एक शांति सत्यवाद सुन रहा था, प्लीज मैं आपसे करता हूँ। ये बात कर रहे हैं कि भैया, मैं आपको उनको बताना चाहता हूँ कि आयुष्मान भारत का जो इनका चल रहा है स्कीम, उसमें 8 करोड़ फर्जी उसमें लोग थे, घोटाला इतना बड़ा पाया गया है आयुष्मान भारत में। इस पे ये जवाब देना चाहेंगे, ठीक है। और इन्होंने जो बात करी थी सबका साथ सबका विकास, उनका जो नारा है सबका साथ, मैं आपको बताता हूँ 2012 की बात है। 2012 में जो बजट आया था उस टाइम पे गुजरात के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय के, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि गुजरात के लोग क्या बेगर्स है जो ये बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है। और आज वही बर्ताव उन्होंने, एक सेकंड में आपकी बीच में नहीं बोलता, मैं आपको ट्वीट में दिखा दूंगा। नहीं सुना, मैं आपका सबका साथ सबका विकास ही तो बता रहा हूँ ना कि किस प्रकार का सबको साथ में लेके चल रहे हैं। और कर्नाटक के बजट के साथ आज आपने क्या किया, कर्नाटक की जनता के साथ आज आपने आज दोगला व्यवहार किया है कि किस प्रकार से कर्नाटक के लोगों को अवसर नहीं मिला है। जी। और
मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जो बात करते हैं ना 80 करोड़ का मुफ्त राशन देने की, जिसका प्रधानमंत्री जी संसद में बड़ा डंका पीट रहे थे, ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि आपने 80 करोड़ लोगों को इतना ज्यादा गरीब कर दिया कि अगर आप उनको मुफ्त राशन नहीं देंगे तो वो भुखमरी से आज मर जाएंगे। ये गर्व की स्थिति नहीं, ये एक चिंता का विषय है। और कांग्रेस के वही, अगर मैं शासनकाल की बात करूं, 23 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया था जी। आज असलियत ये है कि ना तो ये रोजगार पे कुछ बोल सकते हैं। इन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने खत्म करने का काम किया, सही में मुख्यमंत्री जी ने खत्म करने का काम किया, वो है रोजगार। रोजगार जो हरियाणा रोजगार देने में अव्वल हुआ करता था, आज वहां पे 30 से ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। वहां पे जो भर्तियां चढ़ती हैं तो उसमें आधे से ज्यादा लोगों को, वहां पे ज्यादा प्रतिशत, इनको शायद पता नहीं होगा स्थिति इनके प्रदेश की, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति यह है कि आधे से ज्यादा लोगों को, उसमें बाहरी प्रदेश से आए लोगों को रोजगार दिया जाता है। हरियाणा के लोगों के साथ ही अन्याय किया जाता है। रोजगार पेपर लीक हो जाते हैं, रोजगार नहीं देते हैं, और जो रोजगार चलता है तो उसमें भी किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, वह सबके लोगों के सामने बात है। ये परिवारवाद की बड़ा बात करते कि भैया भाई भतीजावाद है, तो आज मैं इनसे परिवारवाद को कुछ नाम इनको सुनाना चाहूंगा, शायद इनको पता नहीं है कि इनकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। जय शाह पुत्र अमित शाह पुत्र जय शाह, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जितेंद्र प्रसाद पुत्र जितिन प्रसाद, कैलाश विजयवर्गीय पुत्र आकाश विजयवर्गीय, राव वीरेंद्र सिंह पुत्र राव इंद्रजीत सिंह, देवेंद्र प्रधान पुत्र धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह पुत्र पंकज सिंह। क्या ये परिवारवाद नहीं है? अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने संसद में बड़ा परिवारवाद पे कहा था, उसके बाद हमारे ही सांसद ने गौरव गोगोई जी ने उनको परिवारवाद पे, अंशवास बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे और गहलावत जी से आपके सवालों का जवाब भी लेंगे, लेकिन पहले चलते हैं हमारे संवाददाता ओपी शर्मा के पास। ओपी जी, आज जो बैठक है उसमें बजट सत्र को लेकर के और साथ ही लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनाने की जो है तैयारी की गई है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर आप मौजूद रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों का रवैया आप जानते हैं कि उनके क्या कुछ विचार हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, साथ ही विधानसभा चुनाव भी है, तो जनता के वहां पर क्या जो है अहम मुद्दे वहां पर जो है दिखाई दे रहे हैं, जनता क्या चाहती है? दिव्या, देखिए, अगर जनता की बात करें तो चुनावी साल है सरकार का जी। ये सभी वर्ग कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि सरकार जो है वोट लेने के नजरिए से बहुत कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है, तो उसका पता बजट आने के बाद लगेगा। लेकिन कांग्रेस द्वारा जो हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो ऐलान किया गया, उसके बाद मुझे लगता है कि अब सभी मुद्दे जो है कहीं ना कहीं सेकेंडरी हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, और इस अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो विपक्ष के तरकश में जितने भी तीर है वो सारे तीर जो है सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं डाल दिए जाएंगे, क्योंकि सभी को पता है कि आखिरी बजट सत्र है और 180 दिन के अंदर विधानसभा की दूसरी बैठक होनी है, तो 180 दिन का अंदर 6 महीने और तीसरा महीना लगभग चल रहा है, तो अगले 9वें महीने में विधानसभा की बैठक जो संवैधानिक तौर पर बुलाई जाएगी। लेकिन हो सकता है कि उससे पहले हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाए, तो विपक्ष को लगा कि सरकार को घेरने का ये एक अच्छा अवसर है और उन्होंने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया है। सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी वो अलग इशू है, और विपक्ष के पास इतनी संख्या बल भी नहीं है कि वो सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। ओपी जी, ये मान सकते हैं कि इतने जो आरोप लग रहे हैं, विपक्ष जो है अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुका है, पूरे उसने अपना जो है मन बना लिया है, कई मुद्दों को लेकर के वो सरकार को घेरने वाला है, तो ये कह सकते हैं कि सीएम मनोहर लाल इसलिए एक्टिव हो गए हैं और इसीलिए जो है विधायक दल की बैठक ले रहे हैं ताकि वो विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं कि वो उन्हें घेर पाए, उससे पहले ही वो सब जो है तैयारी कर लेना चाहते हैं। ओपी, आपको आवाज आ रही है? दिव्या, बिल्कुल बात ऐसी ही है, क्योंकि जब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का ऐलान कर दिया है तो अब उनके पास जितने भी तीर हैं वो सत्र के दौरान कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर फेंके जाएंगे। अब सरकार उससे बचाव करती है, कितना घायल होती है और कितना वो उनका मुकाबला कर पाती है, तो सत्र में जब 2 दिन की चर्चा होगी उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग होगी, उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, एक और बात है कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को कोई खतरा नहीं है। विपक्ष के पास जो है मात्र 30, अगर हम कांग्रेस के माने, जो अजय सिंह चौटाला उनको माने या बलराज कुंडू इंडिपेंडेंट विधायक है, तो करीबन 32 से 33 के आसपास का संख्या बल है, और सरकार गिराने के लिए उनको करीबन 46 का जो है संख्या बल, 45 का जो है संख्या बल आसपास चाहिएगा।
जो उनके जो विपक्ष के बूते से बाहर है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अपनी बात खुले मन से रखने का एक जो अवसर जो अविश्वास प्रस्ताव के तौर पर होता है, एक हथियार के तौर पर कांग्रेस ने उसका इस्तेमाल किया है। और अब देखते हैं संसद में कांग्रेस क्या तैयारी करके आती है और सरकार इनके तर्कशों से कैसे बचती है, घायल होती है, बच पाती है। जो भी होगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि ओवरऑल जी वक्त की कमी है। जी बिल्कुल, वक्त की कमी के चलते हमें इस खास खबर की चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम मेहमानों का। भूपेंद्र गहलावत जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े थे, अंश वत्स कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े थे और साथ ही ओपी शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। आज मुख्यमंत्री की जो है बैठक की गई थी, विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई, साथ ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के भी अपनी जीत की रणनीति पर जो है सरकार फोकस कर रही है। विपक्ष को कोई मुद्दा ना मिल पाए इसलिए जो है सरकार ये पहले से ही बैठक में इसके पूरे इंतजाम कर रही है, रणनीति बना रही है। खास खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।